हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो टॉपिक जो है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सजीव की शरीर की बात करें तो सजीव की जीवन को बनाए रखने के लिए उनके शरीर के अंदर कोशिका जो है निरंतर कार्य करते रहते हैं और ये कोशिका जो है जैव रासायनिक प्रक्रिया के रूप में ये कार्य संपन्न करते हैं और सम्मिलित रूप से जैव रासायनिक रूप के सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं। और शरीर में उपापचय के फलस्वरूप जो है बहुत उपयोगी पदार्थ बनते हैं, तो उनमें से कुछ जो है हानिकारक पदार्थ का भी निर्माण होता है। अगर उपयोगी पदार्थ की बात करें तो शरीर के लिए आवश्यक है तो वो शरीर रख लेते हैं, लेकिन हानिकारक पदार्थ की बात करें तो ये हानिकारक पदार्थ शरीर के लिए घातक होते हैं और इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है और इस हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ भी कहते हैं। और शरीर का जो अंग इस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है उस अंग को उत्सर्जित अंग कहते हैं। और शरीर में बहुत सारे उत्सर्जित अंग मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं कि मानव एक विकसित प्राणी है, इसलिए उनके शरीर में ये उत्सर्जन तंत्र भी विकसित होते हैं। और मानव के उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उनमें एक जोड़ा किडनी या किडनी को गुर्दा भी कहते हैं या उसी को वृक्क भी कहते हैं। उसके बाद में एक जोड़ा मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय पाए जाते हैं। हालांकि सहायक उत्सर्जी अंग की बात करें तो उसमें यकृत भी आ जाते हैं, फेफड़ा भी आ जाते हैं और त्वचा भी आ जाते हैं। तो आइए हम मानव वृक्क, मानव किडनी या मानव गुर्दा के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि मानव में इसकी संख्या 2 होती है। और मानव किडनी की बात करें तो इसका रंग जो है गहरा धूसर लाल रंग का होता है और इसकी आकृति सेम के बीज के समान का होता है। और इसके लंबाई की बात करें तो अगर ये किडनी का अगर लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा और ये चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। और प्रत्येक वृक्क का अगर हम वजन की बात करें तो 120 से 170 ग्राम इसका वजन होता है। उसके बाद में वृक्क में 2 सतह होते हैं, एक बाहरी सतह और ये बाहरी सतह जो है उतल के जैसा होता है और भीतरी सतह अवतल जैसा होता है और इसी भीतरी सतह को हाइलम कहते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम से जो है वृक्क धमनी जो लाल रंग का है नहीं, और ये वृक्क धमनी जो है इसी हाइलम से वृक्क में प्रवेश करते हैं और वृक्क शिरा जो है वृक्क से जो है इसी हाइलम के द्वारा बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरे रंग का है वो वृक्क शिरा है और जो ये लाल रंग का वृक्क धमनी है। उसके बाद में इसी वृक्क से जो है वृक्क के हाइलम वाले हिस्सा से जो है ये मूत्रवाहिनी नली जिसकी संख्या 2 होती है, ये दोनों मूत्रवाहिनी नली निकली होती है और आगे जाकर जो मूत्राशय से जुड़ी होती है। उसके बाद में अगर वृक्क का आंतरिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वृक्क का आंतरिक संरचना है और वृक्क के आंतरिक संरचना है। इसके बाहर जो वृक्क कैप्सूल पाया जाता है और ये वृक्क कैप्सूल जो है वृक्क के बाहरी आघातों से सुरक्षा देता है। उसके बाद में यही वाला हिस्सा जो है हाइलम है, जहां से देख रहे हैं कि आप ये वृक्क धमनी लाल रंग का अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके बाद में यही हाइलम वाले हिस्सा से जो है ये हरे रंग का जो वृक्क शिरा रक्त नली है जो बाहर निकल रहा है और यही हाइलम वाले हिस्सा से ही ये मूत्रवाहिनी नली आपको दिख रहा है, ये जो बाहर निकल रहा है। उसके बाद में आंतरिक संरचना में भी 2 पार्ट होते हैं। एक ये वाला जो लग रहा है उजले रंग का, ये बाहरी संरचना है और इस बाहरी संरचना को कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये वृक्क में ये जो आंतरिक संरचना है इस आंतरिक संरचना को हम मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूला। प्रत्येक वृक्क की बात करें तो प्रत्येक वृक्क में जो है कुंडलित लंबी नलिका पाई जाती है और इस कुंडलित लंबी नलिका को हम नेफ्रॉन कहते हैं। वास्तव में नेफ्रॉन जो है वृक्क का कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक मतलब ये होता है कि वृक्क का जो कार्य है वो वास्तव में नेफ्रॉन ही करते हैं और रचनात्मक इकाई का मतलब ये है
कि वृक्क का रचना जो है नेफ्रॉन से ही हुआ है और प्रत्येक वृक्क में जो है इसकी संख्या जो है 10 लाख पाई जाती है। नेफ्रॉन की संख्या कितना पाया जाता है? 10 लाख। और इस प्रकार दोनों वृक्क की बात करें तो दोनों वृक्क में जो है 20 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेफ्रॉन का फिगर है, नेफ्रॉन का चित्र है। और प्रत्येक नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो प्रत्येक नेफ्रॉन की 6 संरचना होते हैं, 6 संरचना में विभक्त किया गया है। जैसे कि सबसे मोटी नली जो है जिसको हम सामान्य संग्राहक नलिका कहते हैं, और इसी सामान्य संग्राहक नलिका से ये घुमावदार नली निकली होती है जिसको संग्राहक नलिका कहते हैं। और ये संग्राहक नलिका आगे जाकर जो अधिरोही चाप में जो विभक्त हो जाते हैं, और ये अधिरोही चाप आगे जाकर जो है पतले नली में विभक्त हो जाते हैं जिसको हेनेले का चाप कहते हैं। और ये हेनेले चाप फिर से ऊपर जाकर जो मोटी नली की संरचना बन जाती है, और इस प्रकार इसको अवरोही चाप कहते हैं। और अवरोही चाप यानी कि नेफ्रॉन का सबसे ऊपर वाला संरचना है जो कप के जैसा संरचना है, इसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल या बोमेंस संपुट। अगर वास्तव में अगर हम वृक्क या किडनी की बात करें तो इसका काम ये है कि वृक्क में उपस्थित यूरिया को छानना और मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, इस वृक्क में होता क्या है कि ये जो वृक्क धमनी जो है, ये वृक्क धमनी रक्त में यूरिया उपस्थित रक्त को इस वृक्क में लाते हैं, और वृक्क का ये नेफ्रॉन जो है उस यूरिया को छान देते हैं और मूत्र का निर्माण कर देते हैं। और मूत्र जो है इस मूत्रवाहिनी नली से मूत्राशय में जमा हो जाता है, और ये मूत्राशय से आगे जो है मूत्र मार्ग निकला होता है। अगर नर में बात करें तो नर में प्रजनन मार्ग और मूत्र मार्ग के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन अगर हम फीमेल में बात करें, नारी में बात करें तो नारी में मूत्र मार्ग और प्रजनन मार्ग का अलग अलग रास्ता होते हैं। उसके बाद में ये जैसे जैसे रक्त छना जाता है, मतलब कि उस रक्त से यूरिया निकल जाता है, तो वो शुद्ध रक्त यानी कि यूरिया रहित रक्त जो है ये वृक्क शिरा से जो है बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में अगर हम वृक्क की अगर छानने की बात करें, वृक्क से जो यूरिया निकालने का काम जो करता है वो वास्तव में नेफ्रॉन करता है। इस नेफ्रॉन के सबसे ऊपर वाला जो संरचना है जो कप के जैसा संरचना है जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, और इस बोमेंस कैप्सूल्स में जो है वृक्क धमनिका जो है गुच्छे के समान किस नलियों में विभक्त हो जाती है, और जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। वास्तव में रक्त का जो छनने की प्रक्रिया है वो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में ही होता है। उसके बाद में ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो है अभिवाही धमनिका से जुड़ा होता है, और ये अभिवाही धमनिका आगे जाकर जो है वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, और एक सिरा जो है अपवाही धमनिका से जुड़ा होता है, और ये अपवाही धमनिका जो है वृक्क शिरा से जुड़ा होता है। किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया निकलकर मूत्र बनने की प्रक्रिया जो है 3 चरणों में होता है। पहला चरण की बात करें तो पहला स्टेप्स जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पहला स्टेप्स कौन सा है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करें, और दूसरा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, और तीसरा ट्यूबुलर श्रवण। अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करें तो ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल्स के ग्लोमेरुलस में होते हैं। इसमें होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ये होता है कि ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन में अभिवाही धमनिका से रक्त आते हैं, और ये अभिवाही धमनिका जो कि वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, वहां से वो रक्त जिसमें कि यूरिया भी होते हैं, जिसमें कि प्रोटीन्स भी, ग्लूकोज, लवण और जल भी होते हैं, वैसे रक्त जो है अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलस में आते हैं, और ग्लोमेरुलस में जो छनने की प्रक्रिया होती है, और इस प्रकार जो है छना हुआ रक्त जो है इस बोमेंस कैप्सूल से होते हुए जो है वृक्क नलिका में आते हैं। लेकिन कुछ ग्लूकोज और कुछ प्रोटीन्स की मात्रा नहीं छन पाते हैं, और वो जो है इस जो है वृक्क नलिका में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा स्टेप्स होता है, और दूसरा स्टेप्स जो कि ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में ये होता है कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो छन गया है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, और
ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पदार्थ का जो है 99% भाग का अवशोषण किया जाता है और इस प्रकार ग्लूकोज और प्रोटीन जो कि रक्त के लिए जो है तो मतलब कि उत्तरदायी है, रक्त के लिए अच्छा है, उसको जो है रक्त में मिला दिया जाता है और उसके बाद में 1% भाग जो होते हैं वो मूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद में तीसरा स्टेप्स होते हैं और तीसरा स्टेप्स जिसको ट्यूबुलर स्रवण कहते हैं और ट्यूबुलर स्रवण में जो है मूत्र का निर्माण होता है। ट्यूबुलर स्रवण में होता ये है कि 1% भाग मूत्र का जो कि ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण के रूप में जो बना था उसमें होता क्या है कि ट्यूबुलर स्रवण में कुछ हाइड्रोजन आयन क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन आयन, उसके बाद में कुछ पोटेशियम आयन और उसके बाद में अमोनिया, ये तीनों पदार्थ जो है मूत्र में मिल जाते हैं और इस प्रकार जो है मूत्र का निर्माण हो जाता है और वो निर्मित मूत्र जो है इस मूत्रवाहिनी के माध्यम से जो है इस मूत्राशय में जमा हो जाता है। अगर मूत्राशय की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य का मूत्राशय जो है 250 से 300 ml उसकी क्षमता होती है। कितना होता है? 250 से 300 ml। लेकिन जैसे ही इस मूत्राशय में 150 ml मूत्र भर जाते हैं उसके बाद में जो है मूत्र त्यागने की जो है अनुभव होने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है वृक्क का कार्य समाप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस उत्सर्जन तंत्र को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।